नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष पर्यावरण अध्ययन का प्रथम वीडियो लेकर। इससे पहले के पर्यावरण अध्ययन संबंधित वीडियो में मैंने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से डिस्कस किया था। आशा करता हूँ वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जिस प्रकार से मैंने उन बिंदुओं को वहाँ आपको समझाया था कि हम इस पाठ्यक्रम में क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या शामिल करेंगे, उन सभी बिंदुओं को हम एक क्रम में पढ़ेंगे। और उसी क्रम में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को। देखिएगा, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है। नॉर्मली इसमें जो दूसरा वाला शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, इसको समझने में थोड़ी सी समस्या होती है। मैंने जहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया है तो मेरा अपना अनुभव है कि पर्यावरण तो उनको पहले से आसानी से पता होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। लेकिन जब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की तो थोड़ी सी जटिलता का वो सामना करते हैं और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके समक्ष वो वर्ड लिखा हुआ है पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में हम एनवायरनमेंट कहते हैं और अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द निकल के आते हैं, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मतलब है परि अर्थात चारों तरफ और आवरण का अर्थात है घेरा, यानी कि एक वह घेरा जिसने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम पर्यावरण शब्द को अगर चारों तरफ का घेरा कहें तो बिल्कुल सही बात होगी। तो पर्यावरण चारों तरफ का वह घेरा है जो व्यक्ति या मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण में सम्मिलित सभी वस्तुएं, चाहे वो जैव हों चाहे वो अजैव हों, अर्थात वो सजीव हों या निर्जीव हों, वो सभी वस्तुएं मानव जीवन को प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो यही होगी, परि प्लस आवरण अर्थात चारों तरफ का घेरा जो जीवन पर यानी कि मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। डायरेक्टली पर्यावरण के जितने भी घटक हैं वो या तो हमारे जीवन पर सीधे रूप से फर्क डालते हैं या थोड़ा सा घुमा फिरा के अर्थात अप्रत्यक्ष या इंग्लिश में कहें तो इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं। देखिएगा, पर्यावरण शब्द जो इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है ये आया है फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायरनर से। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनवायरनर, इससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस शब्द का अर्थ होता है पड़ोस। तो इसीलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखेंगे पर्यावरण के घटक की बात करेंगे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण में हम किन किन घटकों को या किन किन कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं। तो अब पर्यावरण के घटक जो होंगे उनको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, पहले प्राकृतिक घटक और दूसरे मानव निर्मित घटक। आप देखेंगे, आप अपने आसपास नज़र उठाकर देखिएगा तो आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें मानव निर्मित हैं और बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। इसके बाद प्राकृतिक चीज़ें भी दो प्रकार से आप डिवाइड करते हैं, या तो वो सजीव हैं या वो निर्जीव हैं। तो देखते हैं पर्यावरण के घटक की बात करते हैं तो सबसे पहले घटक आपके प्राकृतिक घटक हैं। प्राकृतिक घटक में दो प्रकार के, जैविक या अजैविक। जैविक घटक अर्थात जिनमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है और जिन घटकों में जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, उनको अजैविक घटक कहा जाता है। तो जैविक घटक के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, जंतु अर्थात मनुष्य भी इसमें शामिल है, बहुत सारे जानवर इसमें शामिल हैं, वनस्पति पेड़ पौधे, छोटे घास से लेके बहुत लंबे लंबे पेड़ों तक सब इसमें शामिल होते हैं, और सूक्ष्म जीव की अगर बात करें जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे कवक इत्यादि सूक्ष्म जीव भी इस जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे बात हो रही है पर्यावरण के घटक की। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का घेरा अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह घेरा जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है या मानव जीवन को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण के घटकों की जब बात करेंगे तो पहले घटक मैंने आपको बताया प्राकृतिक घटक, जिसमें प्राकृतिक घटक के फिर दो भाग हैं आपके, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक की एक बात करते हैं तो जैविक घटक के अंतर्गत जंतु, मनुष्य भी जंतु है और बहुत सारे आप देखते हैं आपके आसपास गाय भैंस घोड़ा इत्यादि आपके ये भी जंतुओं में शामिल हैं। इसके अलावा वनस्पति, छोटे पेड़ पौधे घास इत्यादि और बहुत बड़े पेड़ पौधे वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। और सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आपने देखा होगा कवक, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि भी सूक्ष्म जीव में आते हैं। तो ये आपके प्राकृतिक घटक के अंतर्गत जैविक घटक हो गए। और प्राकृतिक घटक के अंतर्गत पर्यावरण के अजैविक घटक की बात करें जिनको इंग्लिश में एबायोटिक कहा जाता है। जल अजैविक घटक है, थल अजैविक घटक है, वायुमंडल, सूर्य का प्रकाश और सूर्य का ताप, ये सभी पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत अजैविक घटक के
अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आपने देखा पर्यावरण के घटक प्राकृतिक। अब बात करते हैं पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों की बात करते हैं। देखिएगा इमारतें कैसे घटक हैं? अजैविक हैं और किसके द्वारा निर्मित है? मानव निर्मित है। उद्योग धंधे, सड़कें, पुल, संस्कृति अर्थात हमारे आसपास के समाज में जिस तरह का खान पान, जिस तरह की बोलचाल, भाषा, रीति रिवाज इत्यादि हम जो प्रयोग करते हैं संस्कृति कहा जाता है। तो पर्यावरण के मानव निर्मित घटक की अगर बात करें तो यहाँ इमारतें, उद्योग, सड़कें, पुल, संस्कृति इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो आपने देखा पर्यावरण का अर्थ देखा और पर्यावरण के घटक देखे। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। पारिस्थितिकी को पारितंत्र भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो एक शब्द जुड़ा हुआ है सिस्टम, और सिस्टम का आप अर्थ समझते हैं कि ऐसा समूह जो आपस में मिलकर कुछ काम कर रहा हो। देखिएगा सामान्यतः हम एक कंप्यूटर को सिस्टम कह देते हैं। आपने अक्सर कहा होगा कि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है, मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है। हम जनरली एक कंप्यूटर को भी सिस्टम कह देते हैं। मैं एक बहुत बेसिक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो जो कंप्यूटर है वो एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें मॉनिटर लगा हुआ है, उसमें CPU लगा हुआ है, उसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर लगा हुआ है। ये सभी मिलकर कोई ना कोई काम कर रहे हैं, सब परस्पर क्रियाओं में संलग्न हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। सबसे पहले तो शब्द का प्रयोग किसने किया? A.G. टॉन्सले ने। आपने सबने पढ़ा होगा A.G. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह, किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह जो परस्पर क्रिया में संलग्न रहता है, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी से उनका जीवन आगे बढ़ता है। तो किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों का समूह, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का ऐसा ग्रुप जो परस्पर क्रिया में शामिल रहते हैं, उन सबको हम पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। यह डेफिनेशन लिखी हुई है, जैव मंडल के समस्त घटकों का समूह। देखिए जैव मंडल मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको जब पर्यावरण की कक्षा में इंट्रोडक्शन दिया था उसका सिलेबस का, तो मैंने आपको बताया था जैव मंडल क्या होता है। देखिएगा पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि पृथ्वी पर जैव मंडल है। अब जैव मंडल क्या होता है कि देखिएगा ये आपका वायुमंडल, ये आपका स्थल मंडल और ये आपका जल मंडल, अर्थात ये वायु मंडल, ये जल मंडल और ये स्थल मंडल, ये तीनों जहाँ मिल रहे हैं इस वाले एरिया को हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल अर्थात ऐसा मंडल, ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। और जीवन संभव होने के लिए क्या चाहिए? वायु भी चाहिए, जल चाहिए और स्थल भी चाहिए। तो जब ये तीनों मिलेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? जैव मंडल। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की मैं पुनः परिभाषा बता दूं कि किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह जो परस्पर क्रिया में संलग्न रहता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कैसे? देखिएगा एक तालाब की बात करते हैं। वैसे तो पूरी पृथ्वी एक इकोसिस्टम है। पूरी पृथ्वी को अगर देखें हम तो पूरी पृथ्वी अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम पारिस्थितिकी तंत्र को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। कैसे? उदाहरण से समझिए। देखिए विज्ञान एक ही है कि हम जो साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सब पूरी विज्ञान एक ही है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमने क्या किया? फिजिक्स को अलग कर लिया, केमिस्ट्री को अलग कर लिया, बायो को अलग कर लिया, फिर फिजिक्स की ब्रांच बना दी कि ऑप्टिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, या बायोलॉजी की हमने ब्रांच अलग बना दी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जैव मंडल, पूरा पृथ्वी एक जैव मंडल है और पूरी पृथ्वी एक इकोसिस्टम है, लेकिन हमने अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन इकोसिस्टम को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा कि किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह जो परस्पर क्रिया में संलग्न रहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। परस्पर क्रिया में संलग्न रहने का मतलब है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे की हेल्प से ही उनका जीवन संभव हो पाता है। जीवन कैसे संभव होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए परिभाषा में जो मैंने यहाँ लिखी है वो क्या है? जैव मंडल के समस्त घटकों का समूह। आशा करता हूँ जैव मंडल आपको समझ में आ गया होगा। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों की उपस्थिति से क्या प्राप्त होता है? जैव मंडल अर्थात वह क्षेत्र, मंडल अर्थात क्षेत्र, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो। तो जैव मंडल के समस्त घटकों का समूह, समस्त घटकों का समूह। कैसे घटक? जैविक या अजैविक, ये दोनों घटक शामिल हों, काय में परस्पर क्रिया में संलग्न हो, तो क्या कहते हैं उसको? उस सिस्टम को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल सही बात है कि प्रकृति में
कहाँ काम हो रहा है, कहाँ फंक्शनिंग हो रही है, तो कहाँ हो रही है, पारतंत्र में हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, यानी कि जीवन आगे बढ़ रहा है उसमें, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही बात है। अब आप किसी भी एक इकोसिस्टम की बात कर लें, पृथ्वी इकोसिस्टम बना तो प्रारंभ में बहुत सूक्ष्म जीवों का उद्भव हुआ, फिर धीरे धीरे जीव बढ़ते गए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या दिन ब दिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है ना। तो क्या ये पृथ्वी की उत्पादकता ही है। अगर आप पूरी पृथ्वी के अलावा छोटे अगर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए तालाब अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तालाब के अंदर आप देखेंगे कि आज एक तालाब है, उसके अंदर छोटे जीव हैं, बहुत छोटे कीड़े हैं, पादप प्लवक हैं, बड़े कीड़े हैं, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, ये सब एक इकोसिस्टम बना रही हैं। आज से आप 4 साल बाद या 2 महीने बाद ही अगर आप देखें, 2 साल बाद देखें या 1 साल बाद देखें, तो उस तालाब के अंदर जीवों की संख्या में क्या हुई होगी, वृद्धि हो गई होगी। इसका मतलब क्या है, उस इकोसिस्टम की अपनी एक उत्पादकता है, वहाँ जीवन दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी तरह समझिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जैवमंडल के समस्त घटकों का समूह, घटक कैसे, जैविक और अजैविक, जो परस्पर क्रिया में संलग्न हो, क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। यानी कि अब देखिएगा, मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया, मेरे पास CPU रखा है, मेरे पास प्रिंटर रखा है, मेरे पास कीबोर्ड माउस सब रखा है, लेकिन ना तो वो आपस में कनेक्टेड हैं और ना ही वो काम कर रहे हैं, तो क्या मैं सिस्टम कहूँगा? वो जब आपस में कनेक्ट होंगे और कुछ काम करेंगे तभी सिस्टम कहूँगा। तो ये सब जैविक और अजैविक घटक एक जगह हों, परस्पर क्रिया करें, एक दूसरे को प्रभावित करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, तब क्या बनेगा, वो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। तो ये शब्द किसने दिया था, A.G. टॉन्सले ने दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो आपके पारितंत्र के जो आपके टाइप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। देखिएगा, प्राकृतिक पारितंत्र कौन से होते हैं, जो प्रकृति ने खुद बनाए हैं, और कृत्रिम कौन से होते हैं, जो मनुष्य ने बनाए हैं। तो आप समझिएगा, कृत्रिम की बात कर लें, अगर मैं बात करूं तालाब की, तो तालाब कैसा हो जाएगा, कृत्रिम, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, तालाब मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं खेत की, तो खेत कैसा पारितंत्र हो जाएगा, खेत आपका एक कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा, क्योंकि खेत किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अगर एक बगीचा लगाया गया है, तो बगीचा किसके द्वारा लगाया जाएगा, मनुष्य के द्वारा। बगीचे में आप देखेंगे तो क्या होगा, जैविक घटक भी होंगे, अजैविक घटक भी होंगे, छोटे मोटे कीड़े, छोटे चूहे, सांप, छोटे मोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, वहाँ ज़मीन भी होगी, वहाँ वायु भी होगी और वहाँ जल भी होगा, यानी कि जैविक अजैविक घटक सब होंगे। और क्या होगा, आपस में क्रिया करेंगे। और आपने देखा होगा, अगर कोई छोटा बगीचा लगाया है तो एक लंबे समय बाद वो बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से तालाब, इसी प्रकार से खेत। तो ये कैसे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, कृत्रिम इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, जिसको मनुष्य ने बनाया है। अब बात करते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम, अर्थात प्राकृतिक पारितंत्र के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक पारितंत्र के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके कई प्रकार होते हैं। एक पारितंत्र ऐसा जो काय में होता है, स्वच्छ जल में होता है, जैसे नदी का पारितंत्र, जैसे तालाब का पारितंत्र। अगर तालाब प्राकृतिक है तो, अगर झील की बात करें, झील अगर प्राकृतिक है तो झील का पारितंत्र भी किस में आ जाएगा, स्वच्छ जली में आ जाएगा। झील अगर आपकी मीठे पानी की झील है, देखिएगा झील के पारितंत्र की अगर बात करें तो झील का पारितंत्र कृत्रिम में भी आ सकता है, अगर झील मानव निर्मित हो। मानव निर्मित झील कौन सी होती है, अगर आपने किसी नदी पे बांध बना दिया और बांध के पीछे बहुत बड़े इलाके में पानी इकट्ठा हो गया तो वो एक बहुत बड़ी झील बन जाती है। इसे हम जलाशय या सागर कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे भाखड़ा के पीछे एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, और इसके अलावा टेहरी बांध के पीछे स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय है। तो झील अगर कृत्रिम है तो उस झील में जीव जंतु भी होंगे, तो इकोसिस्टम बन जाएगा। तब वह झील कैसे कैसे पारितंत्र के अंतर्गत आएगी, कृत्रिम के। अगर झील प्राकृतिक है तो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आएगी। अगर झील मीठे पानी की है तो स्वच्छ जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आएगी। और अगर झील खारे पानी की है तो खारे या लवणीय जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आएगी। ठीक है ना। तो कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र, और प्राकृतिक स्वतः निर्मित स्वच्छ पानी वाले स्वच्छ जलीय पारितंत्र, और खारे पानी वाले खारीय जलीय पारितंत्र। तो आप देखेंगे यहाँ पे लवणीय जलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल सागर अर्थात महासागर। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सबसे विस्तृत पारितंत्र पूछे, सबसे ज़्यादा विस्तृत सबसे ज़्यादा बड़ा, तो वो सागर या महासागर का पारितंत्र सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना। इसके अलावा खारे पानी की झील अगर होगी तो किस में आएगी, लवणीय जलीय पारितंत्र में आएगी। इसके अलावा बात करें वन पारितंत्र की, तो वन पारितंत्र में देखेंगे उष्णकटिबंधीय,
शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय वन। आपने देखा होगा ये शब्द बहुत बार आपने सुने होंगे कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्या होते हैं। देखिएगा, ये मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पृथ्वी के बारे में बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। ये कैसे पृथ्वी पर कैसे काम करती हैं या इन्हें हम क्यों निर्धारित किया गया है, इनसे हमें क्या बेनिफिट है और पृथ्वी के अध्ययन में इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। तब मैं आपसे बात करूंगा कि इस एरिया के बीच पृथ्वी पर इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा के बीच का स्थान उष्ण कटिबंध, इससे का बीच शीतोष्ण कटिबंध और इससे इसका बीच आपका शीत कटिबंध कहलाता है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि देखिएगा, ये अगर पृथ्वी है आपकी और पृथ्वी बीचों बीच में एक रेखा होती है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और अगर हम बात करें और एक और नाम की तो इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा कहने का अर्थ है कि पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर बांट रहा है, ऊपर आधा भाग, नीचे आधा भाग। ऊपर का आधा भाग, क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल है, ऊपर का आधा भाग गोलार्ध, गोले का आधा, और नीचे का भी आधा, ये भी गोलार्ध कहलाएगा। तो ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि आपने देखी होंगी दिशाएं कैसी होती हैं, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे ऐसे काटूंगा तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी हो जाएगा, नीचे का दक्षिणी हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ऐसे काटूंगा किसी चीज़ को तो इधर वाला पूर्वी हो जाएगा, इधर वाला पश्चिमी हो जाएगा। तो इस गोलार्ध की बात करें, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे आपकी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी इस तरह से मिलेंगी अक्षांश रेखाएं इस तरह से। अक्षांश रेखाएं असल में पूरी पृथ्वी पर गोल होती है। जब हम इसके अध्याय की बात करेंगे तो बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से इसकी बात करेंगे। तो पृथ्वी पर कुछ निश्चित स्थान होते हैं कि इतने बीच का जो स्थान है वो उष्ण कटिबंधी, इससे ऊपर का स्थान जो होगा वो शीतोष्ण, और सबसे ऊपर का ध्रुवों की तरफ का जो इलाका होगा वो शीत कटिबंध में आता है। तो देखिएगा, वनों के पारतंत्र की बात हो रही है कि वन का अपना इकोसिस्टम होता है, वन के जीव जंतु पेड़ पौधे अलग तरह के होते हैं। तो वन के इकोसिस्टम में 3 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं पृथ्वी पर। उष्ण कटिबंधीय वन जो सबसे ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो थोड़ी सी गर्मी और थोड़े से सर्दी वाले इलाके में होते हैं, और शीत कटिबंध जो ध्रुवों की ओर वन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वन परतंत्र में ये 3 तरह के वन आते हैं। इनको हम अगली कक्षाओं में बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इन वन पारतंत्रों में सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो होती है वो किसकी होती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की होती है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री जब आप जाते हैं ऊपर, तो 23.5 ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, 23.5 नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। कर्क मकर क्या है, कैसे बनती है, बिल्कुल चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो कर्क और मकर के बीच का जो स्थान है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और इन एरिया में ऐसे वन जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें सदाबहार वर्षा वन कहा जाता है, और जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि किस प्रकार के वनों की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की होती है। आगे जब वनों का चैप्टर करेंगे तो उसको दोबारा लेंगे। तो बात हो रही है आपसे पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम, अर्थात किसी भी क्षेत्र का जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह जो आपस में परस्पर क्रिया में संलग्न रहता है और एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है, वह पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहलाता है। शब्द दिया A.G. टॉन्सले ने 1935 में। और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, अर्थात जीवन इसमें दिन ब दिन बढ़ता जाता है। 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम पारितंत्र वो जो मानव द्वारा निर्मित है, तालाब, खेत और बगीचा। प्राकृतिक की बात करेंगे तो प्राकृतिक के कई सारे टाइप में, जिसमें पहले स्वच्छ जलीय पारितंत्र में आपका नदी, तालाब, झील। लवणीय जलीय पारितंत्र की बात करें तो सागर, खारे पानी की झील। वनों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और शीत कटिबंध वाले वन। हम बात करेंगे आगे पारितंत्र के प्रकार में, तो मरुस्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत भी देखेंगे आप। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म मरुस्थल। तो देखिएगा, ठंडे मरुस्थल का पारितंत्र अलग होता है और गर्म मरुस्थल का पारितंत्र अलग होता है। जैसे अब आप देखेंगे कि मरुस्थल जैसे ही शब्द आपके दिमाग में आता है डेजर्ट, तो आपको लगता है बहुत गर्मी इत्यादि होती होगी। ऐसा नहीं है। देखिएगा, मरुस्थल का मतलब है ऐसा इलाका जहां औसत वर्षा पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन जाएं जहां औसत वर्षा बहुत कम होती है, कई सालों से, 50-100 सालों से वहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है पूरी साल में, तो वो स्थान मरुस्थल कहलाता है। अब ये वर्षा की कंडीशन कहीं भी हो सकती है, गर्मी वाले इलाके में भी हो सकती है और ठंड वाले इलाके में भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि भारत में
दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, ठंडे भी पाए जाते हैं और गर्म भी पाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ जगह नहीं है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ कि भारत में कहाँ का मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं। हालांकि मरुस्थल वाले अध्याय में बात करेंगे, और जब हम भूगोल की विस्तृत कक्षाओं का अध्ययन करेंगे तो मरुस्थल कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ मरुस्थल की बात हो रही है। तो देखिएगा ये भारत है आपका, और भारत में आपके यहाँ दो तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक मरुस्थल आपका यहाँ पाया जाएगा राजस्थान वगैरह के इलाके में, इस एरिया में, राजस्थान में, थोड़ा सा गुजरात में भी है। ये मरुस्थल गर्म मरुस्थल, इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे लद्दाख वाले इलाके में, जब ये हिमालय यहाँ से यहाँ इस एरिया में हिमालय है, हिमालय के उधर वाले एरिया में यानी कि चीन की तरफ वाले एरिया में यहाँ लद्दाख का मरुस्थल है। तो ये मरुस्थल लद्दाख का मरुस्थल कैसा है, ठंडा मरुस्थल है। और ये थार वाला कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। तो देखिएगा ठंडे मरुस्थल का जो इकोसिस्टम होता है वो अलग होता है, क्योंकि वहाँ के जीव जंतु अलग तरह के पाए जाते हैं, और गर्म मरुस्थल का इकोसिस्टम अलग प्रकार का होता है। लद्दाख वाले मरुस्थल की अगर मैं बात करूँ तो आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट। उसके सबसे आखिरी सीन में जब आमिर खान से इसके सभी दोस्त मिलने जाते हैं तो एक झील के बराबर मुलाकात होती है। तो आपने देखा होगा वो सीन वहीं लद्दाख का है और वहाँ रेगिस्तानी है। तो भारत में लद्दाख में ठंडा मरुस्थल और राजस्थान में आपका गर्म मरुस्थल पाया जाता है। तो पारेतंत्र मरुस्थल का पारेतंत्र भी अलग अलग हो जाएगा। गर्म मरुस्थल का अलग तरह का पारेतंत्र होगा और ठंडे मरुस्थल का पारेतंत्र अलग प्रकार का होगा। अगली कक्षाओं में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पारेतंत्र की। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ कि जैवमंडल के ऐसे सभी घटक जो जैविक हैं या अजैविक हैं, जो परस्पर क्रिया में संलग्न रहते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। इकोसिस्टम के टाइप की बात आपसे हो रही है। सर्वाधिक उत्पादकता मैंने आपको बता दी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने समझा पर्यावरण को, उसके घटकों को, पारिस्थितिकी तंत्र को, उसके घटकों को, उसके टाइप्स को। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी। तो देखिएगा इकोलॉजी मैंने आपको बताया था, पर्यावरण का जब मैंने आपको पूरा सिलेबस डिफाइन करके बताया था तो बताया था कि इकोलॉजी बायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी स्थान में रहने वाले, किसी स्थान पर रहने वाले जीव जंतु और अजैविक घटकों के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात इकोलॉजी का जहां हम अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम का जब हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से उस स्थान विशेष के जीव जंतु और अजैविक घटक आपस में क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये अध्ययन किस में किया जाता है, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी में किया जाता है। देखिए अगली बात करेंगे, ये शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी की एक शाखा शुरू की और उन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि इसके अंदर हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी कभी कभी इनको मान लिया जाता है। ध्यान रखिएगा प्रारंभ में जो शब्द इन्होंने उपयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, वो शब्द किया था ओइकोलॉजी। आज हम जो शब्द पढ़ते हैं वो इकोलॉजी है, लेकिन प्रारंभ में ये शब्द जो था वो था ओइकोलॉजी। और ओइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोलॉजी जो प्रारंभ में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा प्रयोग किया गया शब्द था वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है, जहाँ ओइकोस का मतलब है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब है अध्ययन। ओइकोस का मतलब है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब है उसका अध्ययन। अर्थात इकोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करते हैं और ओइकोलॉजी शब्द आगे जाकर इकोलॉजी शब्द नाम से प्रचलित हो गया और आज हम इसे इकोलॉजी शब्द के रूप में ही जानते हैं। और इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। और इकोसिस्टम क्या है, जैव मंडल के उन सभी जैव और अजैव घटकों का समूह जो परस्पर क्रिया में सम्मिलित रहते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम इकोसिस्टम के घटक की बात करेंगे, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ध्यान रखिएगा इकोसिस्टम के 2 तरह के घटक आपको मिलेंगे। अजैविक घटक जैसा कि आप जानते हैं जल, थल, वायु और सूर्यतप। सूर्यतप बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें केवल हैं, जल है, थल है और वायु है, और सूर्य का ताप ना होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। सूर्यतप एक इम्पोर्टेंट अजैविक घटक है। जैविक घटक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा जैविक घटक को हमने यहाँ बांटा था किसमें, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव में बांटा था। लेकिन हम पारितंत्र घटक की जब भी बात करते हैं तो जैविक घटकों को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर, उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर और अपघटक अर्थात डिकम्पोजर। इसका अर्थ क्या है कि उपभोक्ता
जीवन के लिए आवश्यक भोजन इत्यादि का निर्माण करेगा, उत्पादक निर्माण करेगा जीवन के लिए आवश्यक भोजन इत्यादि का, और उपभोक्ता उस भोजन पर निर्भर रहेगा, और बाद में जब उपभोक्ता का जीवन समाप्त हो जाएगा तो उसके मृत शरीर पर अपघटक अपना जीवन यापन करेगा और उसके शरीर को डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला देगा, वापस उन सभी तत्वों में मिला देगा जिन तत्वों से वो बना था। तो इस तरह से आपका एक जीवन चक्र चलेगा कि जीवन शुरू हुआ, जीवन विकसित हुआ, और जीवन विकसित होने के बाद क्या होगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और वापस पुनः वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखेंगे जैविक घटकों के अंतर्गत बात करते हैं। सबसे पहले उत्पादक की, प्रोड्यूसर। हरे पौधे, जितने भी सभी हरे पौधे उनको उत्पादक कहा जाता है। अर्थात उत्पादक का अर्थ क्या हो गया आपका कि उत्पादक वे हरे पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं और जो अन्य जीवों के लिए, जीवन के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोजन बनाते हैं और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। तो देखिए उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। और नंबर 3 तृतीयक उपभोक्ता। तो आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो शाकाहारी जीव, ऐसे शाकाहारी जीव जो जीवन के लिए, जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे शाकाहारी जीव जो भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधों पर, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है आपका, टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। देखो ये सभी शाकाहारी हैं, ये घास फूस खा के अपने जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर अर्थात हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहती है। ठीक है ना। द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो ये भी जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि सीधा यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि उत्पादक भोजन का निर्माण करेंगे और उपभोक्ता इनके ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ये सभी उपभोक्ता किसी न किसी पर निर्भर हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर है, शाकाहारी। ये शाकाहारी जीव हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो देखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता हैं, ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी जीवों पर और पौधों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं और उत्पादक को भी खाते हैं। अर्थात वे शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, जैसे सांप, भेड़िया, बिल्ली, मनुष्य। ध्यान रखिएगा मनुष्य आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, क्योंकि मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खा लेता है। मनुष्य इसमें से बकरी, हिरन, गाय इत्यादि सबको खा लेता है, और इसके अलावा मनुष्य पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता वे हो गए जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं, इसके साथ साथ उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। तो तृतीयक उपभोक्ता में आप देखेंगे यहाँ इनको शीर्ष मांसाहारी रखा गया है। शीर्ष मांसाहारी का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ मांसाहार करते हैं, ये कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं खाएंगे, सिर्फ मांसाहार करेंगे। तो इन्हें उच्च स्तर के मांसाहारी भी कहा जाता है, और ये प्राथमिक द्वितीयक दोनों खा लेते हैं। यानी कि तृतीयक उपभोक्ता उत्पादकों से कोई मतलब नहीं है इनका, ये हरे पेड़ पौधे से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब या तो प्राथमिक उपभोक्ता से है या द्वितीयक से। अर्थात तृतीयक उपभोक्ता जिन्हें शीर्ष मांसाहारी भी कहा जाता है, वे प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों से अपना जीवन यापन, दोनों को भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें उच्च स्तर के मांसाहारी भी कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे एग्जाम्पल है बाज, शेर, बाघ। आपने देखा होगा ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये कभी भी घास फूस नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए शेर है, शेर हिरन को भी खा जाता है, और हिरन क्या है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और शेर लोमड़ी को भी खा जाता है। लोमड़ी कैसा उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है। अर्थात तृतीयक उपभोक्ता जिनको शीर्ष मांसाहारी भी कहते हैं, ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। आपसे बात हो रही है पारितंत्र के घटक की। इससे पहले मैंने बताया इकोलॉजी में इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं, और पारितंत्र घटक को मैंने पहले बताया अजैविक घटक, जल, थल और सूर्य का ताप। और पारितंत्र के जैविक घटक को 3 भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
उत्पादक की बात की मैंने, तो आपको बताया कि सभी हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के आपके कई सारे टाइप होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे शाकाहारी जीव जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात वे हरे पेड़ पौधे भी खाते हैं और शाकाहारी जीवों को भी खा लेते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता में कहते हैं, जिसमें आपका सांप, भेड़िया, बिल्ली इत्यादि आती है। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें, इन्हें शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को अपना भोजन बना लेते हैं। एग्जाम्पल बाज, शेर, बाघ। अब देखेंगे यहाँ पे शेर हिरन को खा लेता है अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को, और लोमड़ी को भी खा लेता है अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता को। तो यहाँ से आपने समझा तृतीयक उपभोक्ता। एक वैरायटी आती है, इसे कहते हैं सर्वाहारी। ये किसी श्रेणी की बात नहीं होगी। सर्वाहारी वे हैं जो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं दोनों को खा लेते हैं। यानी कि सर्वाहारी वो हैं जो उत्पादकों अर्थात हरे पेड़ पौधों को तो खाएंगे ही, साथ ही साथ प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी ये खा लेते हैं। ठीक है ना। सर्वाहारी थोड़ा अलग इसलिए लिखा गया है कि द्वितीयक उपभोक्ता में दिखेगा सांप सर्वाहारी नहीं होगा। ठीक है ना। और भी कई सारे जानवर सर्वाहारी नहीं होंगे। तो सर्वाहारी में बिल्ली आ जाएगी, मनुष्य आ जाएगा। बिल्ली मनुष्य तो आपने देखा होगा, बिल्ली चूहे भी खा लेती है और बिल्ली आपका दूध इत्यादि पी लेती है, रोटी वगैरह भी खा लेती है। ऐसी मनुष्य आपका पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है और शाकाहारी जीवों को भी खा लेता है, अर्थात वो मांस भी खा लेता है और शाकाहार भी कर लेता है। तो यहाँ पे आपका सर्वाहारी के अंतर्गत उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले जीवों को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? सर्वाहारी के अंतर्गत। अब बात करेंगे तीसरी, अगली बात करेंगे पांचवी। जो अगला इसका जैविक घटक है वो है अपघटक। ठीक है ना। इनको मृतभक्षी भी कहा जाता है। देखिएगा जीवन प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्पादकों से, जिन्होंने भोजन का निर्माण किया और उन भोजन को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और सर्वाहारी लोग उपभोक्ताओं ने खाया, अपना जीवन आगे बढ़ाया। और जब इनका जीवन समाप्त हो गया, चाहे कोई हरा पेड़ पौधा उसकी मृत्यु हो गई या कोई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता इसकी मृत्यु हो गई, तो इसके मृत शरीर को कौन खत्म करेगा? अपघटक। अर्थात जो भी मृत शरीर हैं, जो मृत जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हों, उन सभी के शरीर को खा के अपना भोजन करते हैं और उनके सभी शरीरों के कार्बनिक पदार्थों के। ठीक है ना। देखेंगे आप किसी की डेड बॉडी है, चाहे कोई जंतु हो या जीव हो या पेड़ पौधा हो, उसकी पूरी बॉडी में सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे होते हैं? कार्बनिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन सभी को वो क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं और उसको वो दोबारा से वापस उस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे उन दोबारा उत्पादक पौधों का जन्म होता है। ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे पारतंत्र घटक, अजैविक, जैविक, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी और अपघटक। इससे पहले बात करी पर्यावरण की। पर्यावरण के अंतर्गत हमने देखा कि चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ के घेरे में शामिल वो जैविक और अजैविक घटक जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण की एक परिभाषा और आपको याद रखनी है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन को प्रारंभ करता है, उसका विकास करता है और उसको समाप्त करने में मदद करता है। आपने देखा होगा जीवन प्रारंभ भी पर्यावरण से होता है। उसके बाद जीवन का विकास अर्थात मान लीजिए कोई छोटा जीव है, उसका जन्म हुआ तो किसकी वजह से हुआ? पर्यावरण की वजह से। और जब वो जीव जन्म ले लेगा तो धीरे धीरे उसके जीवन का विकास होगा, तो विकास भी किस वजह से होगा? पर्यावरण की वजह से। और जब उस जीव की मृत्यु हो जाएगी तो उसके जीवन को समाप्त भी कौन करेगा? पर्यावरण। उसके शरीर को समाप्त करेगा। तो पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन को शुरू करने में मदद करता है, उसको विकसित होने में मदद करता है और उसको बाद में उसकी डेथ हो जाने पर उसको वापस अपने आप में मिलाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो ये पर्यावरण की एक और डेफिनेशन थी। तो यहाँ देखेंगे तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इतने पॉइंट को कवर किया, पर्यावरण को कवर किया, पर्यावरण के घटक की बात हमने की, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करी कि इसके अंतर्गत हम जैवमंडल के उन घटकों की क्रियाओं को शामिल करते हैं जो आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं। पायतंत्र के हमने प्रकार देखे, पारिस्थितिकी की बात हमने की, पायतंत्र के घटक हमने देखे और आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो आप जो नंबर मैं आपको दे चुका हूँ पहले, उस पर आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको इसकी PDF भेज दूँगा। धन्यवाद। Thank you.
है।